नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए स्पेशल साइंस की क्लास। विज्ञान के ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो एमपीपीएससी, एमपीएसआई, एमपी पुलिस, यूपीएसआई, आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते रहते हैं, तो उन सारे प्रश्नों की हम आपको डिस्क्रिप्टिव में जानकारी देंगे, जिससे कि उससे संबंधित अगर कोई अन्य प्रश्न भी आता है तो वो भी आपसे गलत नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एमपी पुलिस एग्जाम के लिए, जो कि वैकेंसी आ चुकी है। 16 तारीख से यहाँ पर ऑनलाइन होना स्टार्ट होने वाला है। चलिए बिना समय गवाए हुए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो ये है आपका पहला प्रश्न, कौन से नेत्र दोष वाले लोगों के द्वारा ब्रेल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन बी है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है जरा दृष्टि दोष और ऑप्शन डी है नेत्रहीन के द्वारा। तो आइए इसका आंसर देखते हैं, उसके बाद आपको हम कुछ जानकारी देते हैं ब्रेल लिपि के बारे में। तो इसका आंसर है डी, यानी कि नेत्रहीन लोगों के द्वारा यहाँ पर ब्रेल लिपि का यूज किया जाता है। देखिए, नेत्रहीन लोगों के द्वारा ब्रेल लिपि का उपयोग किया जाता है। इसका आविष्कार जो है 1884 में लुईस ब्रेल के द्वारा किया गया था। अब ब्रेल लिपि क्या होती है, तो जैसा कि आपको पता होगा कि जो उभरे हुए अक्षर होते हैं उनके द्वारा नेत्रहीन लोग आसानी से पढ़ सकते हैं। उस पर हाथ रख करके उसको स्पर्श करके उनको जानकारी मिलती है कि आखिर क्या लिखा हुआ है। तो ब्रेल लिपि में क्या होता है, जो अक्षर होते हैं उनको उभार दिया जाता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मोटर वाहनों की हेडलाइट में परावर्तक के रूप में कौन सा दर्पण लगाया जाता है। ऑप्शन ए है अवतल दर्पण, ऑप्शन बी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी है गोलाकार दर्पण या फिर ऑप्शन डी है समतल दर्पण। आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है ए, यानी कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है मोटर वाहनों की हेडलाइट में परावर्तक के रूप में। अब ये अवतल दर्पण करता क्या है, तो जब वस्तु को दर्पण के पीछे रखा जाता है तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, आभासी और सीधा बनता है। ये काम है अवतल दर्पण का। यानी जो भी उसमें से रोशनी निकलती है, तो अगर वस्तु जो प्रतिबिंब है अगर वस्तु से बड़ा बनेगा तो रोशनी को और अधिक फैलाएगा और अधिक दूरी तक जो है रोशनी जा सकती है। इसलिए मोटर वाहनों की हेडलाइट में परावर्तक के रूप में आपका अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की किरण जल से ऑलिव ऑयल में गुजरती है तो क्या होगा। फिजिक्स का यह प्रश्न है, आपको बड़ी आसानी से बड़े आराम से हम आपको समझाने वाले हैं। अगर आज आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। देखिए, ऑप्शन ए है अविचलित गुजर जाएगी, ऑप्शन बी है अभिलंब की ओर मुड़ेगी, ऑप्शन सी है अभिलंब से दूर हटेगी और ऑप्शन डी है वापस लौट जाएगी। पहले इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है बी, यानी कि अभिलंब की ओर मुड़ेगी। अब आइए हम आपको पूरी जानकारी देते हैं इसके बारे में। तो देखिए, मान लीजिए ये आपका आधार है और ये आपका अभिलंब है। अब देखिए, प्रकाश की किरण ये है विरल माध्यम, विरल माध्यम से आई और कहाँ गई, सघन माध्यम में। अब ये आपका सघन माध्यम है, तो सघन माध्यम में अगर जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए, मान लीजिए अगर आप कहीं शहर में हैं तो आपके पास एक लाठी है। अगर आप शहर में होंगे, ये आपका शहर वाला क्षेत्र है, तो इसमें उस लाठी को आप अपने आप से दूर रखेंगे। ठीक है, क्योंकि कोई दिक्कत ही नहीं है, शहर में सब लोग हैं। अब आप पहुंचे जंगल में, यानी सघन माध्यम में। जंगल में जैसे ही आप पहुंचेंगे तो उस लाठी को क्या करेंगे, अपने पास खींच लेंगे, अपने पास में रख लेंगे। तो सेम यही कंडीशन यहाँ पर प्रकाश किरण के साथ होता है। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम में होती है तो गुजरने में आसानी रहती है, कोई दिक्कत नहीं होती है, तो अभिलंब से दूर हटती है। जैसे ही वो सघन माध्यम में पहुंचती है तो क्या होता है, वो प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, यानी अपनी लाठी को अपनी ओर खींच लेती है। इसलिए जो प्रकाश की किरण होगी वो अभिलंब की ओर मुड़ेगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो जो ऑलिव ऑयल है वो क्या होता है, वो घना होता है। ठीक है, सघन माध्यम है, और अभी तक जो जल था वो ऑलिव ऑयल की तुलना में विरल माध्यम था। ठीक ऐसे ही होता है वायु से जब कोई प्रकाश की किरण जल में या फिर जल के बाद में कांच में प्रवेश करती है, तो ठीक यही कंडीशन वहां पर भी होती है। चलिए अगला प्रश्न जो आने वाला है उसमें आपको और आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिए, निम्न माध्यमों को प्रकाशीय रूप से सघन माध्यमों के बढ़ते क्रम में सजाइए। यानी कि पहले सबसे कम सघन, उसके बाद उससे अधिक सघन, उसके बाद उससे अधिक सघन। ऑप्शन ए है कांच वायु जल, ऑप्शन बी है कांच जल और वायु, ऑप्शन सी है वायु जल और कांच और ऑप्शन डी है जल कांच और अवायु। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि वायु जल और कांच। अब देखिए हम आपको बताते हैं, जैसे कि कोई प्रकाश की किरण, एक मिनट पेंसिल ले ले तो देखिए, ये रहा विलंब, ये है आधार। अब देखिए, कोई प्रकाश किरण यहां से चली, यहां क्या है, वायु है। ठीक है, वायु से चली तो अविलंब से दूर है। जैसी वो जल में आई,
अब जल क्या है, वायु की तुलना में सघन माध्यम है, ठीक है, कठोर अवस्था में है, तो ये क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, ठीक है। तो पहले वायु जो है, उसके बाद जल आएगा, और जल से भी ज़्यादा कठोर क्या होता है, कांच होता है, इसलिए आपका आंसर सी हो जाएगा। यानी कि सबसे विरल माध्यम जो है वायु है, फिर उससे सघन जल है, और फिर सबसे सघन जो है वो कांच है, ठीक है। तो जो जितना कठोर होगा वो उतना ज़्यादा सघन माध्यम होगा। इसको एक बार आप समझ लीजिए, आपके लिए हमेशा के लिए हो जाएगा, आप इस चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे, और इससे लगातार प्रश्न बन करके आपके व्यापम और रेलवे के एग्जाम्स में आते रहते हैं। तो इसका सी आंसर जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है, जब कार को चलाया जाता है तो चोट से बचने के लिए सीट बेल्ट दी जाती है, ऐसा क्यों करते हैं, हम सीट बेल्ट क्यों लगाते हैं? ऑप्शन ए है जड़त्व की गति की वजह से, ऑप्शन बी है वेग की वजह से, ऑप्शन सी है बड़े संवेग को शून्य करने के लिए, और ऑप्शन डी है जो है बल प्रयोग के लिए। तो यह है इसका आंसर, यानी कि बड़े संवेग को शून्य करने के लिए हम क्या करते हैं, कार की बेल्ट को लगाते हैं। देखिए हम बताते हैं आपको, देखिए ये है सीट, ये आप बैठे हुए हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कार की बेल्ट अगर नहीं बांधेंगे तो मान लीजिए कहीं ब्रेक लगा या फिर कहीं एक्सीडेंट हुआ, तो आप क्या होगा, आगे की ओर झुक जाएंगे ऐसे, और आपका सर जो है वो स्टीयरिंग से टकरा जाएगा। लेकिन अगर आप बेल्ट को बांधे हुए हैं, अगर आपने यहाँ पर बेल्ट को बांध लिया है, तो ये बेल्ट क्या करेगा, जब आप ब्रेक लगाएंगे अचानक से, तो ये बेल्ट आपको आगे की ओर नहीं झुकने देगा, आपको पीछे की ओर खींचेगा, ठीक है। तो जो संवेग बढ़ रहा था, आपको जो संवेग जो है, ये संवेग जो आपको आगे की ओर ले जा रहा था, उसको क्या किया सीट बेल्ट ने, उस सीट बेल्ट ने उसको शून्य कर दिया, उसको पीछे की ओर खींच लिया। इस वजह से हम बेल्ट का यूज करते हैं, जब कार को चलाया जाता है तो सीट बेल्ट हम जरूर लगाते हैं, और हमेशा लगाना चाहिए। तो अगला प्रश्न है, कृत्रिम उपग्रहों में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? ऑप्शन ए है एक डायनामो, ऑप्शन बी है एक थर्मोफाइल, ऑप्शन सी है सौर कोशिका, और ऑप्शन डी है एक छोटा नाभिकीय संयंत्र। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है सी, यानी जो सौर कोशिका होती है उसका उपयोग कृत्रिम उपग्रहों में किया जाता है। अब जी कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, तो जिन उपग्रहों को हम आसमान में भेजते हैं, सैटेलाइट जिन्हें कहते हैं अंग्रेजी में, तो उसमें क्या होता है, जैसे कि ये सैटेलाइट गई है आपकी, ठीक है, और ऐसे इसमें जो है सौर कोशिकाएं लगी रहती हैं, सोलर प्लेट लगी रहती हैं। अब ये सोलर प्लेट क्या करती हैं, सूर्य तो हर जगह है, तो सूर्य से जो रोशनी आ रही है उससे ये बिजली का निर्माण करती हैं, और जो आपका जो यहाँ पर उपग्रह गया है उसको बिजली मिलती रहती है। अगर मान लीजिए उसमें कोई डायनमो लगा दिया, तो डायनमो एक समय के बाद खराब हो जाएगा, या फिर कोई छोटा नाभिकीय संयंत्र लगा दिया, डीजल पेट्रोल वाला लगा दिया, तो एक समय के बाद डीजल पेट्रोल खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पर कोई भरने तो जाएगा नहीं आसमान में, तो इसलिए वहाँ पर सोलर प्लेट लगा दी जाती हैं। यानी कि सूर्य तो कभी खत्म नहीं होने वाला है, तो सूर्य से जो भी रोशनी आ रही है उससे अपने आप जो है बिजली बनाता रहेगा आपका कृत्रिम उपग्रह, और कार्य करता रहेगा। तो इसलिए सौर कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है कृत्रिम उपग्रहों में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो यह है आपका प्रश्न, एसिटिक अम्ल किसके द्वारा उदासीनीकृत होता है? ऑप्शन ए है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन बी है नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी है सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी है सिट्रिक अम्ल। आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसके द्वारा एसिटिक अम्ल उदासीन हो जाता है। अब NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो क्या होता है, तो देखिए आपने कभी इनो पिया होगा, आपके पेट में अगर एसिडिटी हो रही है, एसिडिटी का मतलब क्या है, आपके पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ गई है। अब अगर अम्ल की मात्रा को कम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेना होगा क्षार, ठीक है। और जो आपका इनो होता है, वो होता है आपका क्षार, NaOH होता है वो, NaOH। अब ये इनो क्या करता है, इनो आपके पेट में जाता है, और जो एसिडिक मात्रा बढ़ी है, एसिडिटी की वजह से जो एसिड की मात्रा बढ़ी है, उस एसिड की मात्रा को क्या कर देता है, खत्म, ठीक है। अब खत्म कर दिया तो आपका जो पेट है वो बिल्कुल क्षारीय हो गया, यानी कि न्यूट्रल हो गया, बिल्कुल उदासीन हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होने वाली आपको। तो वो चीज़ क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, जो आपके पेट में बढ़ी हुई अम्लता को खत्म करके उदासीनीकृत कर देता है, ठीक है। तो इसका आंसर है सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। यह है आपका अगला प्रश्न, वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने के लिए प्रयुक्त मीटर को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी है एमीटर, ऑप्शन सी है क्रोनोमीटर, और ऑप्शन डी है ओडोमीटर। आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर डी, यानी कि जो ओडोमीटर होता है वह वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को नापने के काम में आता है। देखिए आपके दिमाग में स्पीडोमीटर आ रहा होगा, लेकिन जो स्पीडोमीटर होता है, ये देखिए यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 80 लिखा हुआ है, और आपका जो बीच में एक लगा होता है ये आपका ओडोमीटर होता है। और स्पीडोमीटर क्या है, तो स्पीडोमीटर जब आप गाड़ी चला रहे हैं तो आपकी जो कांटा है जो स्पीड वाला वो जाता रहता है 10, 20, 30, 40, 50 पे, तो ये आपका स्पीडोमीटर होता है। लेकिन जो दूरी होती है, आपने कितनी दूरी तय की है, वो आप ओडोमीटर से तय करते हैं।
वो ओडोमीटर कहाँ रहता है, यहाँ बीच में लगा हुआ होता है। अगर आप कभी बाइक देखा होगा तो बाइक में जो स्पीडोमीटर होता है उसके बीच में ओडोमीटर लगा रहता है, उससे पता चलता है कि वाहन ने कितनी दूरी तय की है। ठीक है, तो दूरी के लिए ओडोमीटर और स्पीड मापने के लिए स्पीडोमीटर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। थर्मामीटर का वह हिस्सा जो पारे को अपने आप गिरने से रोकता है क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है किंक, ऑप्शन बी है बल्ब, ऑप्शन सी है कांच नल का, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर ए, यानी कि जो किंक होता है वो थर्मामीटर का वह हिस्सा होता है जो पारे को अपने आप गिरने से रोके रहता है। अब देखिए, अगर आप अपने कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं और आपको फीवर है तो वो आपको एक पारा देता है। यहाँ पर हम वो पारे की बात कर रहे हैं जिसमें लिक्विड भरा रहता है, डिजिटल वाले की बात नहीं कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर उसमें किंक नहीं लगाया जाए तो वो अपने आप कुछ भी बताने लगेगा, लेकिन उसमें एक किंक नाम का जो द्रव होता है वो लगा दिया जाता है। उससे क्या होता है कि जब तक उसको गर्माहट नहीं मिलेगी तब तक पारा जो है इधर उधर नहीं होगा। ठीक है, तो किंक नाम का जो द्रव होता है वो पारे में लगा दिया जाता है, जो थर्मामीटर के हिस्से को, जो थर्मामीटर के ताप को अपने आप गिरने से रोकता है। तो बहुत ही नया यह प्रश्न है, ये कई बार परीक्षाओं में मतलब पूछा जाएगा आपसे आगामी परीक्षाओं में, और ये अच्छे अच्छे लोगों को भी नहीं आता है। तो ऐसे कुछ प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अतुल ने किशमिश को 100 ml पानी में रखा, कुछ देर बाद वह फूल गई, ऐसा क्यों हुआ? ऑप्शन ए है बाह्य परासरण के द्वारा, ऑप्शन बी है अंतः परासरण के द्वारा, ऑप्शन सी ये है जीव द्रव कुंचन के द्वारा, और ऑप्शन डी है विसरण के द्वारा। तो पूरी तरह से हम आपको समझाएंगे, परासरण आपको आपके दिमाग में छप जाएगा। इसका आंसर बी, यानी कि अंतः परासरण के द्वारा जो है किशमिश फूल गई। आइए आपको बताते हैं कैसे। तो देखिए, मान लीजिए ये आपकी किशमिश है, ये आपका जल से भरा हुआ गिलास है। ठीक है, इसमें आपने जल भर दिया, ये आपका पूरा जल भरा हुआ है। अब आपने जब सूखी किशमिश डाली थी तो क्या हुआ, कोई क्रिया नहीं हो रही थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो ये जल है, ये जल क्या हुआ, अंदर जाने लगा, अंदर की ओर जाने लगा, किशमिश की कोशिकाओं में भरने लगा। अब कोशिकाओं में भरने की वजह से क्या हुआ, वो किशमिश फूलने लगी, किशमिश क्या हुआ, फूलने लगी। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, और बाहर जो उसका जो जल है वो बाहर नहीं आ पा रहा है, यानी कि अंदर ही अंदर उसका परासरण हो रहा है, अंदर ही अंदर वो दूसरी कोशिकाओं में चला जा रहा है। ठीक है, इस वजह से जो किशमिश है वो फूलने लगी। अगर वही जल जो अंदर गया है वो अंदर से बाहर न जाने की वजह से बाहर मतलब अंदर से बाहर आने लगे। ठीक है, अगर अंदर से बाहर आने लगेगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका बाह्य परासरण कहलाएगा। लेकिन जो जल बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, और किशमिश में ये होता है, किशमिश में क्या होता है, जो जल है वो आपका बाहर से अंदर की ओर जाता है, तो वो आपका अंतः परासरण कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण नहीं होता है? ऑप्शन ए है काली खांसी, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है मलेरिया, ऑप्शन डी है हैजा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर यानी जो मलेरिया रोग है वो आपका जीवाणु की वजह से नहीं होता। तो किसकी वजह से होता है? तो मलेरिया रोग जीवाणु से नहीं बल्कि प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से होने वाला रोग है। बाकी के जो काली खांसी है, टाइफाइड और हैजा है, ये तीनों रोग आपके जीवाणु की वजह से होते हैं। अगला प्रश्न है, रेबीज किसके काटने के कारण होता है? ऑप्शन ए सिर्फ कुत्ता, ऑप्शन बी है सिर्फ बिल्ली, ऑप्शन सी है सिर्फ बंदर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर उपरोक्त सभी, केवल कुत्ते के काटने से नहीं होता, इन तीनों चीजों के काटने से रेबीज हो जाता है। और रेबीज होने से क्या होता है, तो आपको पानी से डर लगने लगता है रेबीज होने की वजह से। और रेबीज के बारे में हमने आपको पहले भी काफी कुछ बताया अपने विज्ञान वाली वीडियो में। तो यह एक वायरस जनित रोग है जो तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और तंत्रिका तंत्र की वजह से, प्रभावित होने की वजह से आपको जल से डर लगने लगता है, हाइड्रोफोबिया आपको हो जाता है। अगला प्रश्न है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? ऑप्शन ए है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन बी है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी है कोशिका द्रव, और ऑप्शन डी है प्लेटलेट्स। तो इसका आंसर ए, यानी कि हीमोग्लोबिन की वजह से जो रक्त का रंग होता है वो लाल रंग का होता है। और जो वो हीमोग्लोबिन में हीम रंग का तत्व पाया जाता है जो कि लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन अगला प्रश्न है, रुधिर का शुद्धिकरण कहाँ होता है? ऑप्शन ए हृदय में, ऑप्शन बी किडनी में, ऑप्शन सी फेफड़े में, और ऑप्शन डी है हड्डियों में। तो इसका आंसर है फेफड़ों में। अब आप कहेंगे हृदय में भी तो होता है, नहीं, हृदय में उसका शुद्धिकरण नहीं होता है। हृदय का काम है पंपिंग करना, यानी कि पूरे शरीर को रक्त को पहुंचाना जो है वो हृदय का काम है। और फेफड़ों में क्या होता है, फेफड़ों में रक्त का शुद्धिकरण होता है। देखिए, रक्त का शुद्धिकरण कैसे होता है, तो हम जैसे कि ग्रहण करते हैं ऑक्सीजन, और वहां से उस तरफ से जो आपका रक्त आता रहता है, तो फेफड़े में ऑक्सीजन जो है वो रक्त में मिल जाती है। फिर वही रक्त में मिली हुई ऑक्सीजन हृदय के पास जाती है, और हृदय उसको क्या करता है, पंप कर देता है हर जगह, छोटी छोटी कोशिकाओं की मदद से हर जगह पहुंचा देता है। ये काम हृदय का होता है, लेकिन शुद्ध करने का काम जो है वो आपके फेफड़ों का होता है।
तो कल हम कम्युनिटी में आपसे प्रश्न पूछा था, एक रीजनिंग का वो प्रश्न था, तो उसका सही आंसर जो है वो, उसका सही आंसर भाई और बहन था। ठीक है, तो किस किस ने सही आंसर दिया, आइए देखते हैं। तो देखिए, शंकर राव ने सही आंसर दिया था। जो कल की वीडियो था उसका, उसमें उसके कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न हमने पूछा था, तो उसका सही आंसर शंकर राव ने दिया था 26 जून 1539 को। ठीक है, वो शंकर राव का सही आंसर था। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर एक ऑप्शन छूट गया है, तो हम आपको बता दें कल किस किस ने सही आंसर दिया था। तो प्रशांत गुप्ता ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, भाई और बहन। उसके बाद अवंतिका शुक्ला ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। उसके बाद कान्हा त्रिपाठी ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। उसका कम्युनिटी टाइम में जो प्रश्न पूछा गया था, भाई और बहन, उसका सही आंसर था। तो रोज़ शाम को आप कम्युनिटी में भी एक प्रश्न अपडेट करते हैं, उसका आंसर भी आप दीजिए। बाकी हम जो वीडियो में प्रश्न पूछते हैं उसका आंसर भी दीजिए। और उसके बाद आपका जो नाम होगा वो अगले दिन की वीडियो में देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आगे आपका नाम ऐसे ही आता रहे। और नए नए वीडियो अगर आप चाहते हैं आपको मिलते रहें, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।